दोस्तों, जब से नेपाल में और बांग्लादेश में वहां की जेनजी ने अपनी सरकार का तख्ता पलट किया है, तब से कांग्रेसी लगातार वही सपने देख रहे हैं। तब से लगातार जेनजी को भड़काने में लगे हुए हैं और ये कॉकरोच पार्टी नाम की भसड़ के आ जाने के बाद से इन लोगों ने अपनी कोशिशें और भी ज्यादा तेज कर दी हैं। वो बात अलग है कि चल इनकी तब भी नहीं रही थी, चल इनकी आज भी नहीं रही है। अभी भी जनता के हाथ में है। इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? हाँ। आप नहीं, ये बड़ा दिलचस्प है। आप बड़ी पार्टी हैं, आप उत्तर प्रदेश में गायब हैं 89 के बाद, आप बिहार में 40 सालों से गायब हैं, आप पश्चिम बंगाल में 1977 के बाद से गायब हैं, आप गुजरात में 1995 के बाद गायब हैं। उत्तर सुनिए, मेरी बात सुनिए। आराम से। आप बदतमीजी करके चली जाती हो। आलोक शर्मा जी, बिल्कुल आराम से, कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूं। और इस तरह की गिदड़ भपकी किसी और को दीजिएगा आलोक शर्मा जी, और जिस भाषा में आप बात करेंगे उसी भाषा में जवाब सुनने का भी मादा रखिए, तब आया करिए डिबेट के लिए। दरअसल हमारे आज के डिबेट में आलोक शर्मा भारत में भी नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात बता रहा था और क्लेम कर रहा था कि अगर मोदी ने ईवीएम हैक करना बंद नहीं किया तो यहाँ की जेनजी भी सड़कों पर उतर जाएगी और उसी तरह से उत्पात मचा डालेगी, जिसके बाद पार्टी ने और सुधांशु त्रिवेदी जी ने इसकी ऐसी तैसी कर डाली। बाकी क्या हुआ हमारे आज के इस बहस में, डिबेट में, आप खुद देखिए। आलोक शर्मा जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए, सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि आगामी चुनावी हार के मद्देनजर इस तरह का शिगुफा छोड़ने का काम किया जा रहा है। चित्रा जी, आपने शायद सुना नहीं पूरा। उन्होंने लोकसभा के एक सीट की बात की है, और अगर वहां पर चाहे हमारी सरकार बनी हो चाहे किसी की भी सरकार बनी हो, अगर बोगस वोटर जुड़ा है तो इलेक्शन कमीशन सो क्यों रहा था? और पूरे सब लोग मतलब विपक्ष से सवाल क्यों पूछ रहे हैं? इलेक्शन कमीशन आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता उसके ऊपर? चित्रा जी ही सवाल क्यों पूछने के लिए मजबूर हो जाती हैं? इलेक्शन कमीशन आए, आप लोग इलेक्शन कमीशन को कहो कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अरे हम लोग तो इतने तैयार बड़े-बड़े आरोप जिस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या इंटरव्यू देने, हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है आलोक जी कि जहां पर आप चुनाव जीत जाएं वहां पर तो सब कुछ बहुत अच्छा, जहां पर चुनाव हार जाएं वहां पर फिर इलेक्शन कमीशन बीजेपी को जिताने का काम कर रहा है। देखिए, उनकी पूरी साठगांठ है बीजेपी की इलेक्शन कमीशन के साथ, तो स्वाभाविक है कि उनको पता चल गया होगा कि वो जीत रहे हैं। अभी भी जनता के हाथ में है। पिछली बार 50,000 से कम वोट ऐसे थे जिनकी वजह से सरकार इधर से उधर हो गई, और उसमें भी तमाम धांधलियां हुई थी। कई केस तो अभी भी हाई कोर्ट में चल रहे हैं। बहुत लोगों को जीता हुआ दिखाया गया और रात को 2 बजे सर्टिफिकेट किसी और को दिया गया। क्या ये इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया था? लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ही पूरी तरह से बीजेपी के पिट्ठू की तरह काम करेगा तो तमाम सवाल उठेंगे। अब आपने कहा कि जहां आप जीत जाएं वहां जीत जाएं। अरे भाई, सेलेक्टिव होगा काम। आप लोग सवाल कैसे पूछ पाएंगे फिर? नहीं तो विपक्ष से 1-2 राज्य जिता दो 1 साल में, बाकी सब कब्जा कर लो। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? आप नहीं, ये बड़ा दिलचस्प है। आप मुझे बताइए, बिहार में आखिरी बार आपके मुख्यमंत्री कब बने थे आलोक जी? अरे भाई, जिस बिहार को लेकर चर्चा हो रही है, मेरा ये सवाल है, आपको आखिरी बार याद है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री कब बने थे? क्यों नहीं लेना देना है? बड़े राज्यों में आलोक शर्मा जी, मेरा बस ये कहना है, आप बड़ी पार्टी हैं, आप बड़ी पार्टी हैं, आप उत्तर प्रदेश में गायब हैं 89 के बाद, आप बिहार में 40 सालों से गायब हैं, आप पश्चिम बंगाल में 1977 के बाद से गायब हैं, आप गुजरात में 1995 के बाद गायब हैं। भाई, नीतीश कुमार का तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 से शुरू हुआ ना देश को लेकर, उनका जो शंखनाद या आगाज, जो मजबूती थी। लेकिन सुधांशु जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं आरोपों पर जवाब ले लेती हूँ। हाँ, नहीं, आपने महत्वपूर्ण सवाल। उत्तर सुनिए, मेरी बात सुनिए। आराम से। आप बदतमीजी करके चली जाती हो। आलोक शर्मा जी, बिल्कुल आराम से, कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूँ मैं, बिल्कुल आराम से सवाल पूछ रही हूँ। आराम से। आप बीजेपी का सवाल, आप बीजेपी का पक्ष प्रवक्ता से भी ज्यादा बुरी तरह से रखते हैं। आलोक शर्मा जी, अब इस गिदड़ भपकी का डर नहीं लगता मुझे। जनता देख रही है, ये लाइव वो है। ये बदतमीजी करके आलोक शर्मा जी, ये आपकी आदत पड़ गई है हर चैनल पर फीमेल एंकर से जाकर बदतमीजी करने की। आलोक शर्मा जी को हर चैनल में आदत पड़ गई है फीमेल एंकर से बदतमीजी करने की। बीते महीने हमने देखा था एक दूसरे चैनल की फीमेल एंकर से आपने बदतमीजी किया, और अब यहाँ पर एबीपी न्यूज पर आकर आप मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं, वो भी तब जब आपको मैंने पूरा वक्त दिया कि आप अपनी बात कहें और उसके बाद मैं सुधांशु जी के पास जाऊं। ये लाइव शो है, रिकॉर्डेड शो नहीं है, और इसमें किस तरह का बर्ताव आलोक शर्मा बोल रहे हैं, और इस तरह की गिदड़ भपकी किसी और को दीजिएगा आलोक शर्मा जी। चुनाव आयोग को देते रहिएगा, एंकर्स को मत दीजिएगा, और जिस भाषा में आप बात करेंगे उसी भाषा में जवाब सुनने का भी मादा रखिए, तब आया करिए डिबेट के लिए। ये कोई तरीका नहीं हो सकता कि आप कुछ भी बोलकर चले जाएंगे एंकर को, और एंकर अगर बोले तो आप तुरंत कान से एपी हटाकर यहां पर गीदड़ भपकी देंगे। आदत पड़ गई है आप लोगों की, आदत पड़ गई है। बीते महीने आपने एक दूसरे चैनल की फीमेल एंकर से बदतमीजी की थी, और फिर आज मेरे साथ आप कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को अपने ऐसे प्रवक्ताओं को समझाना चाहिए, डिबेट में तैयारी के साथ आए,
एंकर पर हमला करने के लिए नहीं आए, पूरी तैयारी के साथ आइए, अपनी बात कहिए। और लोकतंत्र में मेरा यह अधिकार है, मैं पत्रकार हूं, सवाल पूछने के लिए। सवाल बीजेपी से पूछूंगी, कांग्रेस से पूछूंगी, जितने लोग जुड़े रहेंगे उससे पूछूंगी। देश की जनता डिसाइड करे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बदतमीजी करके लाइव शो से जा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी भी ध्यान दे, जवाब देने के लिए वो आते हैं। एंकर से बदतमीजी करके चुनाव नहीं जीते जाते। सुधांशु त्रिवेदी जी वो आरोप लगाकर गए हैं कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की 60 गांठ है, और इस वजह से चुनाव आयोग हर उस जगह आप लोगों की मदद कर रहा है। इक्का दुक्का राज्य सिर्फ जिता दिया जाता है विपक्ष को, ताकि सवाल पूछने का मौका ना मिले। देखिए, दोनों बात कहता हूं। कांग्रेस पार्टी कह रही उसको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है। अभी अभी लाइव डिबेट पे देखा गया, इनको मीडिया पे भरोसा नहीं है। अब मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, झूठ का जो प्रपंच इन्होंने रचा। इन्होंने कहा सेना पे इनको भरोसा नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक। इन्होंने कहा एयरफोर्स पे इनको भरोसा नहीं है, बालाकोट। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत के विदेश मंत्रालय पे भरोसा नहीं है। जब कोविड वैक्सीन आई, इन्होंने कहा कोविड वैक्सीन पे भरोसा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, यह शक और सुबह, यह शक और शुबह आपके अंदर, या आपके अंदर कोई षड्यंत्रकारी मनोवृत्ति बैठी हुई है जो भारत की हर चीज के बारे में संदेह पैदा करना चाहती है? फ्रॉम वैक्सीन टू इलेक्शन कमीशन, फ्रॉम आर्म फोर्सेस टू मीडिया। मैं विनम्रता से पूछना, फ्रॉम सेबी टू एलआईसी, पूछना चाहता हूं आप पे भरोसा किस पे था? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, चुनाव आयोग के मुद्दे के ऊपर सारे दर्शकों को समझना चाहिए। चुनाव आयोग ने बहुत साफ कहा है कि 2003 से पहले जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में थे, उन्हें कोई सबूत, कोई कागज देने की जरूरत नहीं। नंबर 2, 2003 से पहले जिनके माता पिता का नाम भी है, उन्हें भी कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। अब कृपया मुझे बता दें कि 2003 से पहले जिनका खुद का नाम और 2003 से पहले जिनके माता पिता का भी नाम नहीं है, उसके बाद आज की स्थिति में जिन 51-52 लाख लोगों के बारे में यह बात उभर के सामने आई, उसमें 26 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि दूसरी जगह, दूसरी विधानसभा में चले गए हैं। 18 लाख लोग मृत हो गए हैं। 7 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 जगह पर वोटिंग कर रखी है। मैं पूछना चाहता हूं कि किशनगंज जिले में पिछले 5 महीने में 6 लाख लोगों ने रेजिडेंसी के लिए आवेदन दिया है। हाँ, ऐसा कौन सा रोजगार का साधन क्रिएट हो गया है जिसकी वजह से किशनगंज जैसे जिले में 6 लाख लोग पिछले 6 महीने में आकर निवास के प्रमाण पत्र का आवेदन दिए हैं? कि यह बात सिर्फ चुनाव की नहीं है, यह चुनाव आयोग की नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर प्रश्न है। और दुख की बात यह है कि इंडी गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे की कीमत पर भी चुनाव की राजनीति करने को तैयार है। वेल, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि इन लोगों का चरित्र ही ऐसा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से बस इलेक्शन जीतने की कोशिशों में लगे रहते हैं, फिर भले ही कीमत कोई भी चुकानी क्यों ना पड़ जाए। ये देश से भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ये अपनी पार्टी से भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, अपनी आइडियोलॉजी से भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि इन्हें क्या गंवाना पड़ रहा है, इन्हें किसी भी हाल में सत्ता चाहिए। और इस वजह से देश के जेन ज़ी को, देश के युवाओं को लगातार भड़का रहे हैं, लगातार उकसाने की कोशिशें कर रहे हैं। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार।